नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी को उनके ही गढ़ में प्रियंका गांधी की चुनौती की, लखीमपुर खीरी मामले में घिरती योगी और मोदी सरकार की। जानेंगे वरुण गांधी ने अब क्यों दिखाए बगावती तेवर, सचिन पायलट से संकेतों में क्या कहा गहलोत ने। बात करेंगे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में बढ़ती हुई दूरियों की, बीजेपी और टीएमसी के बीच बदलते रिश्तों की, और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली सरकार की योजना पर ब्रेक लगाती केंद्र सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल के नेतृत्व को शिवसेना ने किया स्वीकार। सामना में कहा, मोदी सरकार के खिलाफ राहुल ही एकमात्र विकल्प। खेला बिगाड़ बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है टीएमसी, आप भी बीजेपी को पहुंचा सकती है फायदा। देश में बिजली की कमी के लिए आपने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन को लेकर भी गलत बयानबाजी कर रही थी केंद्र सरकार। हरियाणा में किसानों के निशाने पर बीजेपी नेता। ऐलानाबाद विधानसभा उपचुनाव में खड़े बीजेपी उम्मीदवार का किसान कर रहे हैं विरोध। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को गुरुद्वारे से जबरन बाहर निकाला। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सोमवार को रहेगा महाराष्ट्र बंद। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने किया है महाराष्ट्र बंद का ऐलान। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का बंद को समर्थन। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी मामले को प्रियंका गांधी अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गई हैं। इस मामले में प्रियंका की सक्रियता से सत्ताधारी बीजेपी तो परेशान दिख ही रही थी, विपक्षी दल भी परेशान है। लेकिन कांग्रेस महासचिव ने साफ कर दिया कि उन्हें वोट नहीं, लोगों की चिंता है। पीएम मोदी के गढ़ में आज प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस न्याय के लिए लड़ेगी और न्याय हासिल करके रहेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान जल्द हो जाएगा। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और जनता से रूबरू होकर खुद को मजबूत करने में लगी है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, योगी सरकार मुश्किल में घिरती जा रही है, तो वहीं विपक्ष मजबूत हो रहा है। और कांग्रेस ने तो पीएम मोदी के गढ़ में ही उन्हें चुनौती दे दी है। प्रियंका गांधी आज वाराणसी पहुंची और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी में कांग्रेस की किसान न्याय रैली में प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता, हम लड़ते रहेंगे। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी और देश विरोधी कहा। योगी जी ने उन्हें गुंडा कहा और उन्हें दबाने की कोशिश की। वहीं मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि वह 2 मिनट के भीतर विरोध करने वाले किसानों को सुधार देंगे। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी जान चली गई और अब किसानों के परिवारों का कहना है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि ये सरकार मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है, आरोपी को निमंत्रण देकर बुला रही है। पूरा प्रशासन विपक्ष को रोकने में लगा रहा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस देश में सिर्फ 2 ही लोग सुरक्षित हैं, बीजेपी नेता और उनके खरबपति मित्र। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी ने पिछले साल 16,000 करोड़ रुपए में अपने लिए 2 विमान खरीदे थे और अपने अरबपति दोस्त को सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए में देश की पूरी एयर इंडिया बेच दी। इसके अलावा प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका का ये जज्बा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है, तो वहीं बीजेपी सपा बसपा की नींदें भी उड़ा रहा है। प्रियंका गांधी के तेवरों से साफ है कि लखीमपुर खीरी मामला बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं होने देगा। कांग्रेस के निशाने पर अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आ चुके हैं। उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग तेज हो चुकी है। किसानों ने 11 अक्टूबर तक का समय दिया है, तो विपक्ष भी इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। इस बीच मंत्री का बेटा आशीष गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना तो किसान और ना ही विपक्ष इससे संतुष्ट दिख रहा है। लखीमपुर खीरी विवाद में विपक्ष का हल्ला बोल हुआ, सरकार की फजीहत हुई, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। कल पूरे दिन आशीष मिश्र से पुलिस ने पूछताछ की और 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जांच टीम ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आशीष को जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल जांच में सहयोग न करने पर उसे गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया है और अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी किसानों और विपक्ष की मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए विपक्ष ने अब फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस घटना के पीछे बीजेपी
की रणनीति काम कर रही है और अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रपति से मिलकर लखीमपुर खीरी विवाद से जुड़े तथ्यों को उनके सामने रखना चाहता है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। कांग्रेस का 7 सदस्यीय दल राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा और इस दल में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, AK एंटोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल व अधीर रंजन चौधरी शामिल रहेंगे। यानी अभी केंद्र और योगी सरकार के सामने और चुनौतियां बाकी हैं। किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया है कि 11 अक्टूबर तक यदि पीएम मोदी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को मंत्रिमंडल से नहीं निकाला तो किसान मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। विपक्ष गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री अजय मिश्र का बैकग्राउंड यदि पहले चेक कर लिया जाता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। कांग्रेस जहां मोदी सरकार को घेर रही है तो बीजेपी सांसद ने भी अपनी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में सिख और हिंदुओं को लड़वाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार के कुछ फैसलों से उनके अपने ही नाराज हो गए हैं। बाहर वालों से तो हर कोई लड़ रहा है, लेकिन अपनों से लड़ना मुश्किल होता है। अब ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी का भी हो गया है। मामला जातिगत जनगणना का हो या कृषि कानून का, इन दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी सांसद अपनी ही सरकार से नाराज दिखे, जिसमें वरुण गांधी सबसे ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को हिदायत दे डाली और अब जब से लखीमपुर खीरी विवाद हुआ है तब से अपनी पार्टी के लिए उनके तेवर बदल गए हैं। उसी कड़ी में सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी से इतर अपनी राय रखी है। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर वरुण गांधी ने नसीहत देते हुए एक ट्वीट किया है और कहा है, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई के तौर पर प्रोजेक्ट करने के प्रयास चल रहे हैं। ये अनैतिक रूप से गलत है और भ्रमित करने वाला नैरेटिव है। इस तरह की चीजों से खेलना बंद करना चाहिए। हमें क्षुद्र राजनीतिक हितों के लिए राष्ट्रीय एकता को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। हालांकि अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने ऐसे किसी नेता या शख्स का नाम नहीं लिया जो ऐसा कर रहा हो। इससे पहले भी कई बार वरुण गांधी भाजपा के विपरीत अपनी राय जताते रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले के दोषियों को सजा दिए जाने की मांग करते हुए उन्होंने सीएम योगी को पत्र भी लिखा था। वरुण गांधी के बयानों से साफ है कि उनके तेवर बदले हुए हैं और वरुण गांधी को अपने बागी तेवरों का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि वरुण गांधी के बागी तेवरों के चलते पार्टी ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को अपनी कार्यकारिणी में जगह दी है, लेकिन वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को इससे बाहर रखा गया है। योगी सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। विपक्षी दल तो उसे घेर ही रहे हैं और अब अपने ही उस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी जहां कमजोर होती दिख रही है तो वहीं कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर अभी तक दरार दिख रही थी, लेकिन अब सभी जगह मामला संभल गया है। राजस्थान में तो सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हर मंच पर साथ साथ दिख रहे हैं। गहलोत ने भी सचिन के लिए बड़ी बात कही है, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। समय समय पर दोनों ही नेताओं की ओर से आने वाले बयानों से भी ये साफ महसूस हुआ है कि उनके रिश्ते सामान्य नहीं हैं। दोनों नेता कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी विपक्षी दलों जैसा बर्ताव करते हुए भी दिखाई दिए हैं, लेकिन बल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव से इन दोनों के रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अगले सप्ताह CWC बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक से बीते शुक्रवार को जयपुर से 400 किलोमीटर दूर उदयपुर की बल्लभनगर विधानसभा में उपचुनाव रैली को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि धैर्य करने वालों को ही अवसर मिलते हैं। बता दें कि मंच में उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ मंच साझा करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इंतजार करने वालों के लिए अवसर आते हैं। गहलोत ने कहा कि इस सीट के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन केवल एक को ही टिकट दिया जाना था, जो इस सीट का असली हकदार है। पार्टी का सच्चा सिपाही वही है जो बिना टिकट की लालसा के लिए समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम करता रहे। गहलोत ने भले ही बात विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के बारे में कही हो, लेकिन उनका संकेत सचिन पायलट के लिए था। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो इसने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब जब वे विपक्ष में हैं तो उस जिम्मेदारी को भी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में अब कुछ ठीक होता दिख रहा है।
राजस्थान में कांग्रेस को राहत मिलती दिख रही है। गहलोत और पायलट के रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच रिश्ते अब बिगड़ने लगे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बने हैं बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव। वैसे रिश्ते तो तभी से बिगड़ना शुरू हो गए थे जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन में उसे रहना है या नहीं, सोचना पड़ेगा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन टूटता दिख रहा है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर चल रहे उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि उन्होंने कांग्रेस को पहले ही बता दिया था कि उपचुनाव आरजेडी ही लड़ेगी, क्योंकि प्रदेश में वो सबसे मजबूत दल है। दूसरी ओर कांग्रेस एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। तेजस्वी यादव का दावा था कि उन्होंने उम्मीदवारों के ऐलान से पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को बता दिया था। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों में लड़ी 70 में से आधी सीटें भी जीत ली होती तो आज महागठबंधन बिहार की सत्ता में होता। इसीलिए उपचुनावों में वो गलती नहीं दोहराई जाएगी जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में हो गई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि भले ही कांग्रेस उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन महागठबंधन में दोनों ही दल एक साथ बने रहेंगे। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी कहा कि उपचुनाव की फ्रेंडली लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि बिहार में महागठबंधन समाप्त हो गया है। कन्हैया को लेकर उन्होंने कहा कि हर दल की तरह कांग्रेस को भी ये हक है कि वो खुद को मजबूत बनाए। पार्टी में किसे रखना है और किसे बाहर करना है, ये पार्टी के अंदर का मामला है, दूसरे को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से आरजेडी काम कर रहा है उसमें महागठबंधन कमजोर होगा। राष्ट्रीय जनता दल को समझना चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर करने से उसे ही नुकसान होगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते हैं। उपचुनावों के बाद यह भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस महागठबंधन में रहेगा या नहीं। भक्त चरण दास ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जल्दबाजी में अपने उम्मीदवार उतार दिए। कुशेश्वर नाथ सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी ने एक तरफा फैसला लिया। अब कांग्रेस इस सीट को जीत कर दिखाएगी। बिहार में कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ सकती है। राज्य में दोनों ही दलों के नेताओं के बीच जो बयानबाजी हो रही है उससे भी साफ है कि ये रिश्ते अब लंबे समय तक नहीं चलेंगे। बंगाल में भी विपक्षी एकता मुश्किल दिख रही है। कांग्रेस ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। कुछ महीने पहले जब ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर आई थी तो एक तस्वीर आई थी जिसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी साथ में बैठे हुए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था विपक्ष को एकजुट करना और बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरना, जिसके बाद कयास लगने लगे थे कि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होगा। हालांकि विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई थी, लेकिन कयास ये भी लग रहे थे कि ममता बनर्जी खुद विपक्षी एकजुटता का चेहरा बनना चाहती हैं। खैर, टीएमसी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ी, जिसके सूत्रधार बने प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर यानी पीके टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के भी राजनीतिक सलाहकार रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये नजदीकियां दूरियों में तब्दील होती दिख रही है, क्योंकि टीएमसी कांग्रेस में ही सेंधमारी करती नजर आ रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके बाद टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच तल्खी खुलकर सामने आ गई है। अब तो कांग्रेस ने दबे सुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच रिश्ते बेहतर होने का दावा भी कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि इसी की वजह से पश्चिम बंगाल में समय रहते उपचुनाव हो गए। देश भर में अलग उपचुनाव हुए और पश्चिम बंगाल में इतनी जल्दी में चुनाव हुए, क्या वजह रही? केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से विशेष तरजीह केवल एक राज्य को क्यों दी गई, जबकि राजस्थान में 11 महीने से उपचुनाव लंबित थे? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव में देरी क्यों की गई? ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद जो नए समीकरण बन रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच संबंध तब और ज्यादा बिगड़ गए जब टीएमसी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या कांग्रेस ट्विटर ट्रेंड के जरिए इस हार को मिटा सकती है? जिसके बाद कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस ने अब तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री भी टाल दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के आरोप सही हैं? क्या वाकई टीएमसी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो टीएमसी बीजेपी नेताओं को क्यों तोड़ने में लगी है? क्या ये भी दोनों पार्टियों में किसी नीति के तहत हो रहा है? अब कांग्रेस के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी के तेवर तो बदलते नजर आ ही रहे हैं।
और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर शुरू हुए नए विवाद की। दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने जनता को सहूलियत देने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को इसकी अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने उन्हें अनुमति भी दे दी। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है। केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने पर अड़ी है, जबकि एलजी और केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी साल मार्च महीने में दिल्ली सरकार इस बहुप्रतीक्षित योजना को शुरू ही करने वाली थी कि केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी और उसके बाद लगातार यह योजना केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच में विवाद का कारण बनी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आधार बताते हुए योजना को रोक दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई है। आपका आरोप है कि भाजपा और राशन माफियाओं के बीच सांठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है। बता दें कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। अदालत का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव एलजी के पास भेजा था। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वो दिल्ली कैबिनेट के पूर्व के निर्णय को लागू करने की मंजूरी दे दे, इससे दिल्ली की जनता को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हो सके। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फिर से इस योजना पर रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पहुंचाने की योजना की फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल को उनकी स्वीकृति के लिए तीसरी बार भेजी थी। अब केंद्र सरकार के इनकार के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है और केजरीवाल को सरकार को घेरने का एक बार फिर मौका मिल गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।